Hello students. प्रीवियस वीडियो में वी वर डिस्कसिंग अबाउट दी कंक्लूजन्स ऑफ स्क्वायर वेल पोटेंशियल. ठीक है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया है. बस हमारा एक छोटी सी चीज़ बची है उसमें, उसको हम आज कर लेंगे. ठीक है, कंक्लूजन्स हमारे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट हो गए थे. ठीक है, 5 कंक्लूजन्स हम लोगों ने देखे थे कि कब कब आपके पार्शली रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन होगा, कब केवल ट्रांसमिशन ही होगा, है ना. अगर केवल ट्रांसमिशन ही होगा तो उसकी क्या क्या कंडीशंस होंगी, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी. अच्छा, मैं जाते जाते एक ही ग्राफ आपको बना करके गई थी. ठीक है, इसको हम समझेंगे. हालांकि ये ग्राफ आपको अगर आपके कंक्लूजन्स आ जाते हैं या कुछ भी है तो आपको यहाँ पे सीधा बताना है. उसका रीज़न तब तक नहीं बताना जब तक आपसे पूछा ना जाए. ठीक है, चलो आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं. टॉपिक क्या, इसी स्क्वायर वेल पोटेंशियल में ही एक सब हेडिंग है आपकी, वो है रेजोनेंट स्कैटरिंग या अनुनादी प्रकीर्णन. और पूछा जाता है भाई ये, है ना, अनुनादी प्रकीर्णन, या हम इसको बोलते हैं रेजोनेंट स्कैटरिंग. एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये जो स्क्वायर वेल पोटेंशियल है इसी का एक कंक्लूजन है ये, या ये जो कंक्लूजन आता है उसका एक ये वेरिफिकेशन है, या यूँ कह सकते हो आप कि इसका किस तरीके से t=1 आपको किस जगह पर मिलेगा या ये ग्राफ क्यों मिलेगा ऐसा, उसका रीज़न है ये. समझ में आ गई बात. अनुनादी प्रकीर्णन, है ना, इसको अपन समझेंगे. सब हेडिंग है ये स्क्वायर वेल पोटेंशियल की, कोई नया टॉपिक नहीं है. ठीक है, चलें. हमने t निकाला था और r निकाला था. आपको याद होगा हमने t की वैल्यू निकाली थी और हमने r की वैल्यू निकाली थी. अगर आपको याद हो तो पहले मैं दोबारा से लिख देती हूँ t और r की वैल्यूज़ क्या क्या थी. हम ये जानते हैं कि r = हमारा कितना निकल करके आया था, 1 + 4e + v0 अपॉन v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a का इन्वर्स. ठीक है, ये तो मुझे मिला था r, है ना. और मेरे को t क्या मिला था, t मेरे को मिला था t इसी का रिवर्स मिला था, है ना. तो 1 + v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर k1a अपॉन 4e + v0 का इन्वर्स, ये मिला था. ठीक है, तो ये तो r मिला था, ये t मिला था. ठीक है, इसमें देखो आप, अगर क्या हो k1a की वैल्यू 2n + 1 π/2 हो. समझ में आ रही है, ध्यान से सुनो. अगर k1a की वैल्यू 2n + 1 π/2 हो, ठीक है, तो क्या होगा, साइन k1a की वैल्यू कितनी आएगी, बता सकते हो आप. साइन k1a की वैल्यू देखो आप, हमें पता है n की वैल्यू मैं यहाँ पे मान लो 0 रखती हूँ तो मेरे पास k1a की वैल्यू π/2 आएगी और साइन π/2 की वैल्यू +1 होती है. ठीक है, फिर मैं क्या रखूँगी n की जगह पर 1 रखती हूँ सपोज, तो कितना हो जाएगा 3π/2 और साइन 3π/2 की वैल्यू -1 आएगी. फिर आप आगे जाओगे तो अल्टरनेटिवली आपको ऐसे ही +- 5π/2 निकालोगे तो उसकी वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, +1 मिलेगी. फिर 7π/2 पे जाओगे तो उसकी वैल्यू -1 मिलेगी. तो साइन k1a की वैल्यू +-1 मिलेगी जो कि मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जब साइन k1a +-1 होगा तो आप मेरे को बता सकते हो कि r और t में से कौन मिनिमम होगा और कौन मैक्सिमम होगा. देखो क्या होगा कि r तो होगा आपका मैक्सिमम और उसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना. आप ये मत देखना कि r साइन k1a के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्स नहीं है भैया, प्रोपोर्शनल है. क्यों, क्योंकि ऊपर -1 है. इसको भी तो ध्यान दो. समझ में आ रही है बात. अगर आप इसको देखोगे ना तो ये साइन k1a के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि आपने ऊपर इसकी पावर -1 लगा रखी है. तो अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू आएगी तो आर की भी कैसी आएगी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी. साइन k1a को क्या कर दो आप, +1 कर दो, तो कितना आ जाएगा 1 + 4e + v0 अपॉन v0 स्क्वायर की पावर -1. और t क्या आएगा, मिनिमम, जो कि आपको कैसा दिखाई दे रहा है, प्रोपोर्शनल. लेकिन ये प्रोपोर्शनल नहीं है भाई, ये कैसा है, इन्वर्सली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, समानुपाती नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर -1 लगा रखी है हमने. समझ में आ गई. तो जब साइन k1a आपका क्या होगा, मैक्सिमम, तो ये कैसा होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ये दिख रहा है प्रोपोर्शनल लेकिन -1 है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है. तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 + v0 स्क्वायर अपॉन 4e + v0. ठीक है, तो ये तो बात हो गई जब साइन k1a की मैक्सिमम वैल्यू है. और कब आएगी, जब k1a की वैल्यू π/2 की कैसी होगी, 2n + 1 का मतलब ये है ऑड. ऑड मतलब विषम. आप देखो n की वैल्यू कुछ भी रख लो, वैल्यू जो आएगी आपकी विषम ही आएगी. आपने देखा भी था, π/2 आ रहा है, 3π/2 आ रहा है, 5/2 सारी वैल्यूज जो है वो π/2 की कैसी आ रही है, विषम गुणांक आ रही है.
समझ में आ रही है, विषम पूर्णांक की आ रही है। तो ये π/2 का जब ऑड इंटीजर मल्टीपल होगा कौन, k1a, तो उस केस में साइन k1a की वैल्यू आएगी मैक्सिमम, जिसकी वजह से r की वैल्यू क्या आएगी मैक्सिमम और t की वैल्यू क्या आएगी मिनिमम। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात सुनो, ठीक है, अगर क्या हो आपका ये जो k1a है इसकी वैल्यू क्या है, k1a की वैल्यू वहाँ तो थी आपकी 2n+1 π/2, यानी कि π/2 की कैसी थी, ऑड इंटीजर मल्टीपल या विषम पूर्णांक की गुणज थी। लेकिन अगर k1a जो है वो कितना हो, n पाई हो, यानी कि पाई का कैसा हो, पूर्णांक गुणज हो, यानी कि इंटीजर मल्टीपल हो, तो उस केस में क्या होगा, साइन k1a की वैल्यू कितनी आएगी, आप बताओ, 0 आएगी। सिंपल सी बात है, हम पहले से ही जानते हैं कि पाई के साथ कितनी भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 4 5 है ना, पाई के जितने भी इंटीजर मल्टीपल होंगे उन सभी पर साइन की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो आप मेरे को बताओ कि इस स्थिति में क्या होगा, ठीक है, देन इन दिस कंडीशन कौन मिनिमम कौन मैक्सिमम होगा और होगा तो कितना होगा। इन दिस कंडीशन देखो, अगर मैं साइन k1a को यहाँ पे 0 कर दूँ, साइन k1a को क्या कर दूँ, 0 कर दूँ, तो 0 करने से क्या होगा, है भाई, 0 करने से ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। कौन सी, ये वैल्यू, मतलब भाई साइन k1a को 0 करूँगी तो ये वाला पार्ट इन्फिनिटी, अभी इन्वर्स को मत देखो, अभी सिर्फ ये देखो, जैसे ही मैंने साइन k1a 0 रखा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ये वाली वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी में 1 जोड़ोगे तो इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी का जो इन्वर्स होता है वो तो 0 होता है, 1/इन्फिनिटी हम जानते हैं ना 0 होता है। तो इस केस में r की वैल्यू आपको मिनिमम मिलेगी, यानी कि जब आपकी साइन k1a मैक्सिमम था तो r मैक्सिमम था, ठीक है, और जब साइन k1a मिनिमम होगा तो r कैसा आएगा, मिनिमम। बताया तो सही आपको कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, समानुपाती है, इसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ऊपर -1 दिख रहा है हमें, समझ में आ गई। तो जब जब ये मिनिमम होगा ये मिनिमम होगा, और जब जब ये मैक्सिमम होगा ये भी मैक्सिमम होगा, और हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है। तो मिनिमम कितना होगा, 0, इन्फिनिटी का इन्वर्स आ रहा है ना, 1/इन्फिनिटी 0, ठीक है। और t कितना होगा, t मैक्सिमम आएगा आपकी बार, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसके, ठीक है। कितना होगा, लेकिन देखो यहाँ पे आप 0 रखो, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलेगी, 1 का इन्वर्स करोगे 1 नहीं आएगा, तो t की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी 1। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब क्या है कि जब जब जो हमारा विभव कूप, यानी कि जो स्क्वायर वेल है हमारा, या विभव कूप जिसे हम कह रहे हो, जब हमने ग्राफ खींचा t और e/v0 के बीच, जो हमने ग्राफ खींचा था पिछला वाला, उसको बता देती हूँ, t में और e/v0 में जब हमने ग्राफ खींचा तो वो पता है कैसा है, उसमें पीक्स आई है ना, कहीं कहीं पर उसकी वैल्यू आई मैक्सिमम, है ना, और कहीं कहीं पर उसकी वैल्यूज आई मिनिमम, पीक्स की फॉर्म में आई। एक पर्टिकुलर कुछ ऐसी वैल्यूज़ थी जिन पर इसकी वैल्यू क्या हो रही थी, मैक्सिमम, फिर मिनिमम हो रही थी। तो उसने कहा कि ये पीक अलग अलग वैल्यूज़ पर ये पीक कैसे मिली, ठीक है। हमने एक कारण तो ये बता दिया कि जब जब k1a की वैल्यू n पाई होगी, यानी कि पाई का इंटीजर मल्टीपल होगी, यानी कि साइन की वैल्यू जो है वो 0 होगी, तो उस केस में r यानी कि रिफ्लेक्शन तो होगा नहीं, उसकी मिनिमम वैल्यू तो 0 होगी। मिनिमम वैल्यू है ये, पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, मिनिमम वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, और t की मैक्सिमम वैल्यू उस केस में कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आ गई। तो मतलब t और e/v0 के लिए जब हमने ग्राफ खींचा तो कुछ ऐसे विशेष मान आए, मतलब e/v0 के ऐसे विशेष मान आए, देखो ना इनके कॉरस्पॉन्डिंग लो, इसके मैक्सिमम पीक के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये कुछ ऐसे विशेष मान थे जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, जिन पर मतलब ये e/v0 के ऐसे कुछ स्पेशल वैल्यूज़ हैं जिन पर t की वैल्यू क्या मिल रही है, हमें मैक्सिमम मिल रही है। और बाकी सारी जगहों पर, जैसे कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इन सभी पर वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, इन पर मिनिमम मिल रही है। इनके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हो, इनके बीच की जो वैल्यू है उन पर मिनिमम मिल रही है। केवल यही ऐसे बिंदु थे जहाँ पर e/v0 के यही ऐसे मान थे जिन पर t की वैल्यू क्या मिल रही है, मैक्सिमम। अब ऐसा क्यों हुआ, अनुनादी प्रकीर्णन अब इस चीज़ का जवाब देगा कि ऐसा क्यों हुआ कि e/v0 के कुछ विशेष मानों पर इस t की वैल्यू मैक्सिमम यानी कि 1 मिल रही है। समझ में आ गई। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो आपकी स्थितियां जो शो हो रही है ना, ये कहलाती हैं उच्चिष्ट अनुनाद की स्थिति। क्या कहलाती हैं, उच्चिष्ट अनुनाद,
या फिर हम इसको बोलते हैं मैक्सिमम या मैक्सिम रेजोनेंस। समझ में आ रही है बात आपको? यानी कि ये मैक्सिम रेजोनेंस जो है ये कहलाती है, इन स्थितियों के नाम है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि इन बिंदुओं पर वैल्यू जो है वो मिलती है मैक्सिमम। ठीक है, तो अब रीज़न सुनो आप ध्यान से। होता क्या है कि ये हमारा स्क्वायर वेल पोटेंशियल है। स्क्वायर वेल मतलब वर्ग विभव कूप, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे वर्ग विभव कूप। ठीक है, ये बिंदु था x इज इक्वल टू 0, ये था x इज इक्वल टू a, ये रीजन फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। समझ में आ गई बात? हुआ क्या कि जब वेव्स आई, मतलब पार्टिकल्स आए तो इंसिडेंट हुए, तो हम देख रहे थे कि E ग्रेटर देन V0 होते हुए भी कुछ पार्टिकल्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से आए और फिर रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, मतलब आए फिर रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम इसी रीज़न सेकंड में देख रहे हैं कि टी की वैल्यू हमें एक जगह पर मैक्सिमम में मिलती है। ये जो ग्राफ है दरअसल ये किस में है? सेकंड रीजन में। तो उसने कहा कि सेकंड रीजन में कुछ ऐसे बिंदु हैं या E/V0 के ऐसे कुछ मान हैं जिन पर टी की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? मैक्सिमम, यानी कि 1 मिल रही है। मतलब ऐसे करेक्ट वैल्यू हम नहीं कह सकते कि टी की वैल्यू सेकंड रीजन में हमेशा मैक्सिमम में मिलेगी या मिनिमम में मिलेगी, मतलब 1 ही मिलेगी या 0 ही मिलेगी, नहीं। उन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं पीक्स मिल रही हैं और इन बिंदुओं के अलावा, इन विशेष मानों के अलावा बाकी सारे बिंदुओं पर टी की वैल्यू कम है या फिर मिनिमम है। समझ में आ गई? तो उन्होंने ये कहा कि जब वेव आती है, यानी कि पार्टिकल्स आते हैं और जब वो जाती है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो जाने वाले पार्टिकल्स हैं या जो जाने वाली वेव्स हैं, उन जाने वाली मतलब परावर्तित, यानी कि रिफ्लेक्टिव, यानी कि जो रिफ्लेक्टिव वेव्स हैं उनके बीच में विनाशी व्यतिकरण हो जाता है। मतलब एक जाने वाली ये है, ठीक है, और जो दूसरी जाने वाली है वो ऐसे है, मतलब परफेक्ट विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण समझते हो ना आप? मतलब सारी वेव्स का आप, विनाशी व्यतिकरण का मतलब क्या होता है? इंटरफेरेंस, यानी कि आपस में ये क्या होती है? इंटरफेयर करती है सारी वेव्स, लेकिन करती भी कैसे इंटरफेयर है? एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि इन सभी के एम्पलीट्यूड हमेशा एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। कुछ ऐसी वेव्स होंगी जिनकी जाने वाली जितनी भी वेव्स होंगी उन सभी के बीच में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि विनाशी व्यतिकरण, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को क्या कर देती है? खत्म। ये कौन सी वेव है? ये परावर्तित या रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं ये। तो ये जो विनाशी व्यतिकरण हुआ ये किस में हुआ? रिफ्लेक्टेड में। तो यहाँ जहाँ r+t=1 था, तो जाते टाइम क्या हुआ? रिफ्लेक्टेड वेव्स के बीच में तो हो गया विनाशी व्यतिकरण, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्टेड वेव खत्म होने की वजह से सारी की सारी रिफ्लेक्टेड वेव्स क्या हो जाती है? विनाशी व्यतिकरण की वजह से खत्म हो जाती हैं और फिर बचता क्या है? केवल ट्रांसमिशन। तो इसके माध्यम से उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की थी कि, यानी कि क्लासिकल फिजिक्स ने जो कहा था ना कि E>V0 है, तो 100% क्या होना चाहिए? पारगमन होना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि 100% तो नहीं होगा, लेकिन होगा ऐसा कुछ स्थितियों पर, यानी कि E/V0 के ऐसे कुछ मानों पर होगा जहाँ पर T ही होगा, यानी कि T मैक्सिमम होगा और बाकी जगहों पर T की वैल्यू कम होगी, यानी कि दोलन करेंगे। इन बाकी जगहों पर r+t=1 है, दोनों मिलकर के 1 होंगे, लेकिन इन पीक्स पर रिफ्लेक्शन कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और केवल क्या बचेगा? ट्रांसमिशन। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो ये पीक्स, ये गोले मत बनाना, ठीक है, ऊपर आप सिंपली ऐसे बनाना और इन बिंदुओं को उच्चिष्ट अनुनाद दिखाना। समझ में आ गई? तो कहने का क्या मतलब है, दोबारा से सुन लो कि इन बिंदुओं पर पीक्स क्यों मिली हमें? पीक्स इसलिए मिली क्योंकि सेकंड रीजन में जो वेव्स जा रही थी, परावर्तित हो रही थी, उनके बीच में विनाशी व्यतिकरण हुआ। विनाशी व्यतिकरण होने की वजह से इन्होंने अपने एक दूसरे के एम्पलीट्यूड्स को खत्म कर दिया, तो सारी रिफ्लेक्टेड वेव विनाशी व्यतिकरण या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से खत्म हो गई। तो बचा क्या? केवल ट्रांसमिशन, यानी कि केवल इन पर्टिकुलर मार्क्स के, इन पर्टिकुलर वैल्यूज़ के लिए। ये ध्यान रखना। बात समझ में आ गई? तो ये ही क्या है? रेजोनेंट स्कैटरिंग, या इसी को हम क्या बोलते हैं? अनुनादी प्रकीर्णन। ठीक है, तो इसको अपन लिख लेते हैं फटाफट से। लिखेंगे कैसे? अकॉर्डिंग टू डायग्राम वी सी दैट at some special values of E/V0 t is equals to 1. This maximum value of t is said to be उच्चिष्ट अनुनाद, यानी कि मैक्सिम रेजोनेंस।
क्या कहलाती है, उच्चिष्ट अनुनादी। फिर हम कहेंगे दिस मैक्सिम रेजोनेंस इज ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस between reflected waves in second region, ठीक है। ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस all the reflected waves it's like now due to destructive interference amplitude of all the reflected waves becomes zero यानी कि सभी का आयाम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। therefore at these particular values of E upon V naught T is equals to 1, तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड रेजोनेंट स्कैटरिंग। हिंदी में सुन लीजिए, ठीक है। हमने कहा कि चित्र से हमें दिख रहा है कि ए अपॉन वी नॉट के कुछ विशेष मानों पर टी की वैल्यू 1 मिलती है। टी के ये विशेष मान क्या कहलाते हैं, उच्चिष्ट अनुनाद की स्थिति कहलाती है। अब ये आते क्यों हैं, ये इसकी वजह से आता है कि सेकंड रीजन में जो परावर्तित तरंग है उनके मध्य क्या हो जाता है, विनाशी व्यतिकरण की वजह से परावर्तित तरंगों का आयाम शून्य हो जाता है, और इसी जिसकी वजह से टी की वैल्यू क्या हो जाती है, विशेष मानों पर 1 हो जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, रेजोनेंट स्कैटरिंग। तो ये आपका खत्म टॉपिक, आपका स्क्वायर वेल पोटेंशियल डन। कौन सा, स्क्वायर वेल पोटेंशियल, समझ में आ गई, खत्म हो गया आपका यहाँ पे। कल हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में परिमित ऊंचाई के सममित वर्गाकार धनात्मक विभव को, यानी कि सिमेट्रिक स्क्वायर वेल पॉजिटिव पोटेंशियल एट फाइनाइट हाइट, ठीक है। मैं बताऊंगी अंतर क्या है इन सब चीज़ों में, ठीक है। और हम नया टॉपिक शुरू करेंगे इन अवर नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।